हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के एक अलग एक्सरसाइज को देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक्स और एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को देख चुके हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी के जिस टॉपिक को देखेंगे वो है द कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां दो वर्ड यूज हुआ है, एक कंपाउंड है और दूसरा कंडीशनल है। हमको समझना होगा कि ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है। यहां पर कंपाउंड वर्ड क्या है और कंडीशनल क्या है। दरअसल ये दोनों ही इवेंट से कनेक्टेड वर्ड है, इवेंट से जुड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, इवेंट भी किसे कहते हैं यह भी हम आपको बता चुके हैं कि इवेंट क्या होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का या कोई भी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का अपना एक सैंपल स्पेस होता है, अपना एक सैंपल स्पेस होता है। उस सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है, सबसेट, उसी को हम इवेंट कहते हैं। या ये कहिए कि किसी क्वेश्चन के अंदर जिस घटना का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होता है वह हमारे लिए फेवरेबल इवेंट कहलाता है। फेवरेबल का अर्थ हुआ आपके पक्ष में जो है वो घटना। फेवरेबल दो तरह की घटनाएं हो सकती है, ठीक है, फेवरेबल एंड अगेंस्ट। फेवरेबल एंड अगेंस्ट, फेवरेबल का मतलब हुआ जो आपके फेवर में है और अगेंस्ट का मतलब हुआ जो आपके अगेंस्ट में है। तो अब जितने भी इवेंट होते हैं उसको हम कई तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं। एक तो आप लोग देख लिए होंगे ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जिसको कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट, और सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट के बाद हम देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये वर्ड समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जो सिंपल इवेंट है, सिंपल इवेंट का मतलब होता है कि ऐसा इवेंट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो, एक ही घटनाएं घटित हो, वहां सिंपल इवेंट कहलाएगा। जैसे मानिए एक डाइस फेंके और सिर्फ हम उसमें से, जैसे हम डाइस अगर फेंकते हैं तो क्या क्या होता है सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6। अब ये उसका सैंपल स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा क्या है, सैंपल स्पेस है। S बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन जब इसमें एक इवेंट हम ऐसे ले लेते हैं E1 इक्वल टू ओनली 5 ले लिए इस तरह से, यह हमारा सिंपल इवेंट कहलाएगा। E2 ले लिए, इसमें देखिए 3, इस तरह से, ये सिंपल इवेंट हो गया। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं, सिंपल इवेंट। अब है कंपाउंड इवेंट जिसको हमें जानना है। तो आइए यहीं से अब हम स्टार्ट होते हैं। कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स क्या है, कहता है इफ 2 or more events occur together, कहता है यदि दो या दो से अधिक, 2 or more, 2 or more, यदि दो या दो से अधिक इवेंट्स, मोर देन 2 वर्ड लगा सकते हैं या सीधे मोर लिख दिए, समझ लीजिए। If 2 or more events occur together in any experiment, ठीक है, then the event is called compound event. Event is called कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, यदि एक बार में, ठीक है ना, एक दो या दो से
अधिक घटनाएं घटित हो रही हो या दो से अधिक रिजल्ट मिल रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट्स और मिक्स्ड इवेंट्स भी कह सकते हैं, और मिक्स्ड इवेंट्स। ठीक है, मिक्स्ड इवेंट्स। मान लीजिए अगर हम 2 डाइस फेंकते हैं तो हमको वहां पर टोटल सैंपल स्पेस 36 तरह के होंगे। टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36। 2 डाइस को फेंकेंगे तो 36 सैंपल स्पेस क्रिएट होंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरह से करते 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे लिख के फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो करके, और इस तरीके से टोटल 36 सैंपल स्पेस होंगे। अब हम जब कोई इवेंट लेंगे और उसमें अगर हम डबल डबल ले लें पेयर, इस तरह से मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं कहीं E इक्वल टू 1 1 2 2 2 3, तब गौर करिए इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसको हम लोग, इस तरह के इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट, जहां एक से ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं, यहां पर एक से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि किसी कंपटीशन का एग्जाम है, किसी कंपटीशन का एग्जाम है, वहां जितने भी एग्जामिनी हैं, ठीक है, वो एग्जामिनी परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर अगर पहुंचते हैं तो एक साथ जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने वहां मौजूद होंगे और सभी के सभी एग्जाम देंगे। तो ये सभी स्टूडेंट अपना अपना एग्जाम एक ही बार में परफॉर्म कर रहे हैं और यह घटना कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। सभी स्टूडेंट्स एक ही टाइम में एग्जाम को परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। मान लीजिए एक बैग के अंदर कुछ बॉल्स हैं, मान लीजिए 3 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल्स है। अब हम उसमें से क्या किए कि एक बॉल पहले निकाल लिए, उसको बाहर छोड़ दिए, फिर दूसरा बॉल भी उसमें से निकाल लिए, उसको भी छोड़ दिए, है ना। तो इस तरह से जो 2 बार हम घटना घटित किए, यहां पर 2 बार किए ना, एक बार बॉल निकाले फिर रख दिए, फिर दूसरा बार भी बॉल निकाले फिर रख दिए, तो ये घटना 2 बार हुआ। तो 2 बार हुआ तो इसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अगर एक ही बार होता तो सिंपल इवेंट होता, 2 बार घटित हुआ तो कंपाउंड इवेंट हुआ। उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पर इसको ऐसा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कहीं पर हम क्या करते हैं कि लूडो का डाइस का तो आपको हम एग्जांपल दे ही दिए। मान लीजिए किसी आदमी के पास 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और वहां पर अब हमको सिलेक्शन करना है अलग अलग तरीके से, तो वहां भी कंपाउंड इवेंट का जो है सो एग्जाम्पल क्रिएट होगा। अगर मानिए हमको कह देता है एक बेटे का सिलेक्शन कर लिए, फिर एक बेटी का सिलेक्शन कर लीजिए, फिर तीसरे बेटे का सिलेक्शन किए, तो इस तरह से अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो यह जो है क्या हो गया, कंपाउंड इवेंट। कहने का मतलब हुआ कि जब आपको कहीं पर एक बार में एक से अधिक घटनाएं घटित हो रही हों तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या है, कंपाउंड इवेंट का मैटर है। अब आइए हम कंपाउंड इवेंट में समझेंगे इसके टाइप्स को। तो 2 तरह के टाइप्स है, कंपाउंड इवेंट्स को 2 तरह के टाइप में बांटा गया। कंपाउंड इवेंट्स को 2 टाइप में बांटा गया, ठीक ना, समझिए। एक है आपको कंपाउंड इवेंट्स में, पहला डिपेंडेंट इवेंट्स। इसका स्टडी हम लोग ज्यादा तो करते नहीं, कैलकुलेशन में इसका बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जान लेना ज्यादा बेहतर है। और ये इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंपाउंड इवेंट में 2 टाइप हो जाता है, डिपेंडेंट इवेंट्स एंड क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आइए थोड़ा सा इसको अब हम लोग समझते हैं कि क्या है डिपेंडेंट इवेंट्स और क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको हम लोग समझ लेते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, ठीक है ना। आइए
ध्यान दीजिए, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? इफ द occurrence or non-occurrence of any event, if the occurrence or non-occurrence of any event is influenced, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब हो गया प्रभावित होना, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑकुरेंस और नॉन ऑकुरेंस ऑफ अगर यहां ये डी हटा देते हैं, ये बाय हटा देते हैं तो दूसरा भी मीनिंग हो जाएगा। दोनों में से एक ही तरह का बात है। पहले बार में फर्स्ट प्रभावित हो रहा था सेकंड से, अब क्या हो रहा है कि इफ द ऑकुरेंस और नॉन ऑकुरेंस ऑफ एनी इवेंट इज इन्फ्लुएंस द ऑकुरेंस और नॉन ऑकुरेंस ऑफ अदर, है ना, इवेंट लगा दीजिए, बेहतर रहेगा और समझ लीजिए इसे पेसिव में। द occurrence or non-occurrence of other event, then it is called, then these are called, लिख लीजिए, then these are called dependent events, डिपेंडेंट इवेंट्स। आइए ध्यान दीजिए क्या कहता है, इफ द ऑकुरेंस और नॉन ऑकुरेंस ऑफ एनी इवेंट, ऑकुरेंस का मतलब क्या होता है? उपस्थिति, और नॉन ऑकुरेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति। ऑकुरेंस का अर्थ उपस्थिति और नॉन ऑकुरेंस का मतलब अनुपस्थिति। ये उपस्थिति हो गया और ये आपको अनुपस्थिति, है ना। ये कहता है इफ द ऑकुरेंस और नॉन ऑकुरेंस ऑफ एनी इवेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑकुरेंस और नॉन ऑकुरेंस ऑफ अदर इवेंट, देन दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। यदि एक इवेंट के उपस्थित होने या ना होने, है ना, उपस्थित होने या ना होना किसी दूसरे इवेंट के उपस्थित और ना उपस्थित होने का या होने से प्रभावित होता हो, तो उसको हम लोग डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, ठीक है। यदि एक इवेंट के मौजूद होने या ना मौजूद होने का प्रभाव किसी दूसरे इवेंट के मौजूद होने और ना मौजूद होने पर पड़ता हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अर्थात यदि एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता हो तो वह डिपेंडेंट इवेंट है, और एक का प्रभाव, एक के उपस्थित होने या अनुपस्थित होने का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता हो, तब उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। बस इसी में यहाँ जो है अफेक्टेड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय की जगह पे अगर हम लिख दें डज नॉट इन्फ्लुएंस, है ना, ऐसा लिख दें, तब जो है क्या हो जाएगा? इज नॉट अफेक्टेड, यहां पर एक वर्ड लगा दे, इज नॉट अफेक्टेड से इन्फ्लुएंस्ड, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? आपको इनडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। अब आपको समझना है कि ये डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। थोड़ा सा एग्जाम्पल सुनिए, हम ज्यादा एग्जाम्पल लिख नहीं रहे हैं, सुना रहे हैं, आप ठीक से सुनिए क्या हम कह रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कहीं पर किसी कंपनी में जॉब निकला हो, किसी कंपनी में जॉब निकला हो, मान लीजिए वहां पर वैकेंट सीटों की संख्या 10 है। वैकेंट सीटों की संख्या कितनी है? 10। टोटल बच्चे मान लीजिए 40 बच्चे वहां एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं, इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं सिलेक्शन के लिए, और
40 बच्चे तो पहुंचते हैं, लेकिन सीट कितने हैं? 10। ठीक से सुनिएगा। अब यहां मान लीजिए पहला बच्चा गया, पहला स्टूडेंट गया और वो इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया, चुना गया। अब वो चुना गया तो सीट कितने बच गए? 9। और लड़कों की संख्या कितनी बच गई? 39। तो जो बच्चे चुनाएंगे उनके लिए वो कंपटीशन टफ हो गया या आसान हो गया? सोच के देखिए। पहले 40 में 10 सेलेक्ट होने थे, है ना, लेकिन अब 39 में 9 सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया या घट गया? ठीक है। तो पहले अगर आप चाहते तो 40 में से 10, है ना, तो सोच के देखिए हमको 40 में से एक पहला बार जो लड़का जाएगा, है ना, 10 लड़के हैं या 40 है, तो परसेंटेज अगर निकालिए तो 10/40 इंटू 100 निकाल दीजिए तो ये प्रतिशत में मिल जाएगा आपको, है ना, 25%, है ना। इस तरह से आप अगर देखें तो 40 में हमको 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है तो 25% बच्चों को सिलेक्ट करना है। ठीक है। लेकिन जब एक चुना गया तो अब 9 बच गया, यहां 39 और ये 100, तो अब अगर देखिएगा तो 25 से कम प्रतिशत निकलेगा। ठीक है। मतलब ये है कि सिलेक्शन का अब असर, जो क्या कहते हैं, किसी के चुनाने का जो चांस है वो घटना चालू हो जाएगा। ठीक है, घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि शुरुआती 9 लड़के सेलेक्ट हो गए, शुरुआती 9 लड़के सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना, और तब जो है शुरुआती 9 लड़के सेलेक्ट हो गए तो बच गए कितने चुनने के लिए? 1। लेकिन बच्चे कितने? 31। तो 31 में सब एक को चुनना है। तो बताइए अब टफ हुआ या नहीं हुआ? तो जो चुनाते चला गया तो इससे बाकी बच्चे के सिलेक्शन पर असर पड़ रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए पहला बच्चा गया इंटरव्यू के लिए और पहला ही नहीं चुनाया, फर्स्ट लड़का नहीं सिलेक्ट हुआ, तो अब 39 में से 10 का सिलेक्शन करना होगा। और मान लीजिए अगर शुरुआती 30 लड़का छटा गया तो अब जो 10 बच्चे बचे हुए हैं वो 10 को तो जॉब फिक्स हो गया, लेना तो है। तो अब समझ रहे हैं कि किसी के चुनाने और नहीं चुनाने का यहां असर पड़ रहा है, तो इसको डिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में आप भी बैठे हैं और एक दूसरा लड़का भी बैठा हुआ है और वह एग्जाम पूरी तरह से टाइट एग्जाम है जिसमें चोरी की कोई संभावना नहीं है, चोरी की कोई संभावना नहीं है, तो एक लड़का के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करना और दूसरे लड़के के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये जो घटना होगा यह क्या होगा? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, क्योंकि वो अपना सॉल्व करेगा और दूसरा अपना सॉल्व करेगा। बात समझे कि नहीं? तो यही चीज आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मीनिंग है कि यदि एक घटना के घटने का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ता हो तब वो डिपेंडेंट है, और एक घटना के घटने या नहीं घटने का असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो अगला अगर डिफिनेशन हम लिखना चाहें इंडिपेंडेंट तो बड़ी आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे इफ द ऑकुरेंस or non-occurrence of any event is not influenced by, ठीक है, the occurrence or non-occurrence of any other event, then these are called independent events। ये हो गया डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर प्रभावित होता है तो डिपेंडेंट है और प्रभावित नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ये तो आपका डिफिनेशन हुआ। मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे उस पर हम बात करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। तो ये तो आप कंपाउंड वर्ड से परिचित हो गए। अब हम बढ़ेंगे वो इस एक्सरसाइज के इस टॉपिक के सेकंड वर्ड के तरफ, कंडीशनल। सेकंड वर्ड कंडीशनल क्या है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कंडीशनल पर एक नोट लिखते हैं, समझिए। यहां इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स,
ए एंड बी आर टू इवेंट्स, मान लीजिए कि ए और बी दो इवेंट्स है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence, then the probability of occurrence of event A when B has already occurred is denoted by P A by B, ऐसे लिखते हैं. If A and B are two events, then the probability of occurrence of event A when B has already occurred is denoted by P A by B. ये सिंबल समझना बहुत जरूरी है. सिंबल समझिए कैसे ये संकेत लिखा जाता है. यही अब कंडीशन आया, नाम से क्लियर है. कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है? जहां शर्त हो, कोई ना कोई शर्त आ जाए, है ना. अब शर्त यहां क्या है सो देखिए, कहता है ए और बी अगर दो घटना है, ए और बी अगर दो घटना है आपके पास, तब एक प्रोबेबिलिटी ए के घटने का चांस, यदि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी पहले ही घटित हो गया, बी पहले ही उपस्थित है, तब ए के उपस्थित होने का चांस क्या होगा? उसका सिंबल पी ए बाय बी है ना. इसको पढ़ते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. इसको पढ़ते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, द प्रोबेबिलिटी of occurrence of event A when B has already occurred. B has already occurred. इसका मतलब हो गया कि यदि B पहले घटित हो गया है, तब ए के घटने का चांस क्या है? यदि बी घटना पहले हो चुका है, बी घटना उपस्थित है, तब ए के उपस्थित होने का चांस क्या होगा? उसको ये सिंबल है पी ए बाय बी, है ना, उसी का ये सिंबल है. तो अब यहां पर आप आगे देखिए, इसी तरह अगर ए घटना पहले घटित हो जाए, ए घटित हो जाए, अब बी के घटने का चांस पूछ दे, तो जो घटित होगा उसको हम नीचे रखेंगे. जो घटना घट गया, देखिए ये जैसे हम सिंपल पीए लिखते हैं, तो पीए लिखते हैं तो ये बताता है कि ए के उपस्थित होने का चांस, लेकिन वहां ये कोई शर्त नहीं है कि कोई इवेंट है या नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. यह भी ए के ही उपस्थित होने का चांस है और यह भी ए के ही उपस्थित होने का चांस है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है. इसमें फर्क यह है कि यहां कोई पहले से घटना घटित नहीं हुआ है, और इसमें ये पहले से बी घटना घटित हो चुका है, तब ए के घटने का क्या चांस होगा, उसका ये सिंबल हो गया. मान लीजिए इस पर अगर कोई छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के एक दो हम देख लें पी ए बाय बी, तब इसके फॉर्मूला पर भी हम आएंगे, है ना. पहले हम एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं और तब हम इसके फॉर्मूला पर भी आते हैं. चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, देखिए एग्जाम्पल है, लेट ए बैग कंटेन 3 रेड and 5 white balls. 5 white balls. A bag contains 3 red and 5 white balls. If a person
ड्रॉ ए बॉल, ठीक है, ड्रॉ ए बॉल एंड इट डज नॉट रिप्लेस्ड इन बैग, ठीक है, एंड अनदर बॉल इज ड्रॉन, another ball is drawn, ये यहां पर दे दिया आपको, ठीक है। कहता है if a person draw a ball and does not replaced in bag and another ball is drawn, तो अब यहां पर थोड़ा सा मान लीजिए कि यहां एक बॉल पहले निकाला, ठीक है, उसको बैग में रखा नहीं, डज नॉट रिप्लेस्ड, एंड फिर दूसरा बॉल भी उसने निकाला, ठीक है ना। लेट ही सेलेक्ट फर्स्ट, ही सेलेक्ट रेड बॉल, ऐसे लिख देते हैं, ही सेलेक्ट रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में उसने क्या निकाल दिया, आपको समझाने के लिए ऐसा हम ले लेते हैं, लेट ही सेलेक्ट रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ एंड व्हाइट बॉल, कोई भी हो सकता है, व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, ऐसा हमने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, मान लिए कि ए दिखाता है द ऑकुरेंस ऑफ रेड बॉल, ऑकुरेंस ऑफ रेड बॉल, और बी दिखाता है द ऑकुरेंस ऑफ व्हाइट बॉल, ये दिखाता है। तो ठीक से इसको देखिए, समझिए। कहता है एक बैग में 3 रेड है, 5 व्हाइट बॉल है, एक आदमी उसमें से एक बॉल निकालता है विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाल करके बाहर रख देता है, और उसके बाद दूसरा, ठीक है ना, दूसरा बॉल निकालता है। मान लीजिए कि पहला बार वह रेड बॉल निकाल दिया और दूसरा बार वह व्हाइट बॉल निकाल दिया। मान लिए कि ए जो है वह दिखाता है रेड बॉल का उपस्थिति और बी दिखाता है व्हाइट बॉल का उपस्थिति। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि इस घटना के बाद अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि पी ए बाय बी क्या होगा, क्वेश्चन अब है पी ए बाय बी क्या होगा, पी ए बाय बी, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, सो बताइए तो। ए बाय बी का मतलब, इसका मतलब हुआ कि रेड बॉल के उपस्थित होने का चांस क्या है, रेड बॉल के उपस्थित होने का चांस क्या है यदि व्हाइट बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, एक व्हाइट बॉल ऑलरेडी निकल चुका है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, रेड बॉल निकलने का क्या चांस है यदि एक व्हाइट बॉल पहले निकल चुका है। बैग में कितने बॉल हैं, देखिए तो 3 रेड 5 व्हाइट, टोटल बॉल 8, टोटल कितने हो गए 8। और कौन घटना पहले यहां घटित हो चुका है, व्हाइट घटित हो चुका है, एक व्हाइट इसमें से निकल गया, तो कितने व्हाइट बच गए, 4 व्हाइट बच गए और 3 रेड बच गए, तो टोटल बॉल अब कितने बच गए 7। इसके निकल जाने से अब कितने बॉल बच गए अंदर 7। अब 7 ही पर ना हमको ए का चांस जानना है, रेड का चांस जानना है, तो 7 में कितने रेड 3, तो जवाब होगा 3/7, 3/7। अब 3/8 नहीं कहते, अगर हमको सीधे पी ए क्वेश्चन होता रेड बॉल निकालने का तो 3/8 कहते, लेकिन अब हम 3/7 कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बी मतलब व्हाइट बॉल एक निकल चुका है। अगर यही क्वेश्चन होता पी बी बाय ए, तो इसका मतलब अब पहले रेड निकल चुका है एक, तो व्हाइट के निकलने का क्या चांस है, पहले एक रेड निकल चुका, तो एक रेड निकल चुका है तो बॉल तो फिर 7 ही बचेगा, व्हाइट की संख्या 5 है तो 5/7 ऐसे लिखाएगा। क्लियर है? तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशनल, है ना।
जब कोई घटना घटित हो जाए और उसके घटने के बाद या नहीं घटने के बाद दूसरे घटना के घटने का चांस अगर हम निकालते हैं तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पर बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं, तो हम उतना एग्जाम्पल के बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाना है, तो उसके लिए हम वो नहीं चाह रहे हैं कि ज्यादा एग्जाम्पल हम डिस्कस करें। तो आगे थोड़ा सा आइए और एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से। सेकंड एग्जाम्पल पे आइए, एग्जाम्पल 2, ठीक है। मान लीजिए एक डाइस फेंका गया। इफ ए डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को रोल किया गया है ना, देन एस क्या होगा? एस सैंपल स्पेस, एक डाइस को फेंका जाएगा तो इसका 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये आपका इसका सैंपल स्पेस हो गया। मान लीजिए कि कहीं पे ए जो है वो दिखाता है द ऑकुरेंस ऑफ प्राइम नंबर, मान लीजिए चाहे ऑड नंबर, अगर हम ले लें इस तरह से, चलिए ए ले लेते हैं, द ऑकुरेंस ऑफ ऑड नंबर्स ले लिए, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे लिखेंगे। बी ले लेते हैं, द ऑकुरेंस ऑफ नंबर which is greater than 4 ले लेते हैं। तो बताइए 4 से बड़ा लेना है, 4 से बड़ा। बी दिखाता है किसको? द ऑकुरेंस ऑफ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4, तो क्या क्या आएगा इसमें? 5 और 6 आएगा। देख रहे हैं? अब यहां पे थोड़ा सा ठीक से समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ दिया कि पी ए बाय बी क्या होगा, पी ए बाय बी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। इसका मतलब यह हो गया कि बी घटना अगर घटित हो गया, तब उसमें ए के घटने का चांस क्या है? तो बी घटना पहले हमारे लिए घटित हो चुका है, मतलब हमारे लिए कौन मौजूद है? 5 और 6। तो क्या चांस है कि जो नंबर है वह ऑड आएगा? यही इसका मीनिंग है। पी ए बाय बी का मतलब क्या है? द ऑकुरेंस ऑफ ऑड नंबर, उसका ये रिजल्ट हुआ, इवेंट। तो कहता है कि यदि ये घटना घटित हो गया हो, 5 6 आ गया हो, बी मौजूद है, तो क्या चांस है कि ऑड होगा? तो बताइए 5 6 में ऑड कितना है? सिर्फ 5 ही है, तो 1 है। और टोटल बी में कितने मेंबर हैं? 2, तो ये 5/2 हो गया, ठीक है ना। अगर हमसे पी बी बाय ए पूछता, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए मौजूद है, ये हमको मालूम है कि सारा नंबर ऑड है, तो क्या चांस है कि वह 4 से बड़ा होगा? तो 4 से बड़ा कौन है इसमें? 5, तो 1 हो गया। नीचे कितने मेंबर इसमें आ जाएंगे? 3। तो अब यहां यह समझना है कि अगर इसको आप गौर करिए तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी है ऊपर में, और नीचे एन बी लिखा रहा है। और इसमें भी गौर करिए तो एन ए इंटरसेक्शन बी है और नीचे एन ए लिखा रहा है। तो अब यह क्लियर हो रहा है आपको कि जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, पी ए बाय बी चाहे पी बी बाय ए निकालना है, तो पी ए बाय बी निकालिएगा तो नीचे वाला बी सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा, और पी बी बाय ए निकालिएगा तो फिर ए आपको सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। तो जो आपको नीचे में है, जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, वह आपके लिए किसका काम करेगा? सैंपल स्पेस का। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये एकदम गोल्डन लाइन हुआ इस चैप्टर का, ठीक है। इसको आप याद रखिए कि पी ए
बाय बी है, कहने का मतलब द अकोरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले से मौजूद है वह आपके लिए क्या काम करेगा, रैंडम स्पेस का काम करेगा, सैंपल स्पेस का काम करेगा। उसी तरह यहां ए सैंपल स्पेस का काम करेगा, इसमें बी। ये फॉर्मूला तो आ गया पी ए डिवाइडेड बी का। तो अब हम यहां पर एक नोट लिखते हैं और उसी नोट से आगे बढ़ते हुए कई तरह के फॉर्मूला पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखिए इसको, है ना। सबसे फर्स्ट यहां लिखेंगे नोट, इफ ए एंड बी आर events associated with a sample space S, sample space S, then PA by B equal to N A intersection B divided NB, implies that PA by B को ऐसा ही रखिए और NA इंटरसेक्शन B जो है उसको NS से डिवाइड कर दीजिए और फिर नीचे NB को भी NS से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर नीचे दोनों को NS से डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तब देखिए पी ए बाय बी इसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पी ए बाय बी कहने का मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड पी बी होगा। और सिमिलरली इसी तरह अगर P B बाय A है तो P A इंटरसेक्शन B और नीचे अब P A लिखाएगा। और ये याद रखना है कि नीचे वाला यह सैंपल स्पेस की तरह यूज होगा। नीचे में जो NB है वह B सैंपल स्पेस की तरह यूज होगा और इसमें A सैंपल स्पेस की तरह यूज होगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए न्यू फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं। न्यू फॉर्मूला ध्यान दीजिए, कहता है इफ, नोट है ये याद रखिएगा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आपको हम पहले ही सिखाए हैं कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो एक के उपस्थित होना और नहीं होना दूसरे के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है ना। द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। एक इवेंट जो होता है वह उसका उपस्थित होना या दूसरे एक का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना दूसरे के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ए बाय बी, कहने का मतलब ये बी है तो और ना है तो पी ए बाय बी पी ए के बराबर ही होगा। यह तय है, यही हुआ इंडिपेंडेंट का मतलब कि बी है तो और ना है तो ए का मौजूद होना वही रहेगा, पी ए ही रहेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला अभी अभी हम पढ़े हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड पी बी और ये हो गया पी ए, है ना। और इसलिए हम यहां से निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब यह इंडिपेंडेंट होने का पहचान हो गया। ठीक है, कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो जो प्रोबेबिलिटी है वह इंडिपेंडेंट
सॉरी वह जो इवेंट है वह इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। ठीक है, यदि दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि वो दोनों ही इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक उसी तरह आगे देखिए, ये लिखा जा सकता है, ठीक ना, यहां ये लिखा जा सकता है इफ ए बी एंड सी आर, इफ ए बी एंड सी आर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ये हो जाना है। जब भी आपको इंडिपेंडेंट होगा तो सभी का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट के पहचानने का आपको फॉर्मूला हो गया, तरीका हो गया कि उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी उसके, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आप लोग समझ गए। अब आगे इसमें आप देखिए कुछ नोट और है, ठीक है ना, इस छोटे छोटे नोट्स को आप लोग समझ लीजिए। नोट है ए एंड फाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और फाई जो होता है वह आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे, तो गौर करिए, पी ए इंटरसेक्शन फाई निकालिए तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, पी फाई, और पी फाई मतलब 0। नाउ अब देखिए, नाउ पी ए इंटू पी फाई निकालिए, पी ए इंटू पी फाई, तो पी ए तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, चलिए, लेकिन पी फाई तो 0 होता है तो गुना होके 0। अब बताइए पी ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू पी ए इंटू पी फाई हो गया कि नहीं हो गया। ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी वाला सिस्टम बैठ रहा है। पी ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू पी ए इंटू पी फाई। तो बताइए अब हम कह सकते हैं कि ए एंड फाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड फाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कोई भी जो है इवेंट है वह इम्पॉसिबल इवेंट के साथ इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट नोट समझ लीजिए अगला, इसी में हम थोड़ा सा लिख देते हैं ए एंड एस। एस का मतलब हो गया सैंपल स्पेस। पहले तो एक नोट पहले हो गया कि ए एंड फाई। अब हम बता रहे हैं कि ए एंड एस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन एस ले लीजिए। अब ए इंटरसेक्शन एस, एस तो जानते हैं कि सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ये पी ए हो गया। अब देखिए यहां पर पी ए इंटू पी एस निकालिए। पी ए तो हमको मालूम नहीं, लेकिन पी एस का वैल्यू 1 होता है। आप जानते हैं कि पी एस का वैल्यू 1 होता है। अब पी ए इंटू 1 तो पी ए के बराबर हो गया। अब आप गौर करिए कि पी ए इंटरसेक्शन पी ए, अब पी ए इंटू पी एस भी पी ए, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन एस बराबर पी ए इंटू पी एस, ऐसा हो गया। और तब हम कह सकते हैं ना कि पी ए इंटरसेक्शन एस बराबर पी ए इंटू पी एस, तो ए एंड एस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि ए एंड एस इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट। ए और फाई डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो कहेंगे इंडिपेंडेंट, है ना। तो इस तरीके से आप ये समझ गए हैं। कुछ और भी हम लोग देख सकते हैं, आइए ध्यान दीजिए इसको। इंडिपेंडेंट से रिलेटेड बहुत तरह के फॉर्मूला को डेवलप किया जा सकता है। बहुत तरह के फॉर्मूला को हम चाहें तो इसमें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए एक नोट और समझ लीजिए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट है आपको कि इफ
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यदि ए और बी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन फर्स्ट नोट यहां से होगा कि ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, यह भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। ठीक है, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। दूसरा कहता है कि ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। और तीसरा इसमें है कि ए डैश एंड बी डैश भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। बात समझे, यदि ए और बी दोनों ही आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो आप समझ लीजिए कि ए डैश एंड बी भी, ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश, ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे एक दूसरे के साथ। तो अब हमको इसका मतलब है कि प्रूफ करना होगा फर्स्ट के लिए क्या, कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वह पी ए इंटू पी बी डैश के बराबर है। अगर हम यह प्रूफ कर देते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि ए और बी डैश क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये बात साबित करना पड़ेगा ना कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए इंटू पी बी डैश। इंडिपेंडेंट होने का तो यही तरीका है कि किसी भी इवेंट्स को अगर हमको जानना है कि वो इंडिपेंडेंट है तो उसके इंटरसेक्शन के का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बात अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि वह इवेंट्स जो है क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो आइए कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा समझिए इसको। सेट थ्योरी का फायदा उठाते हैं। ये ए इवेंट हो गया और ये आपको बी इवेंट हो गया। इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपके पास, ये इसको आप लोग ए माइनस बी कहते हैं या ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं। याद करिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये बीच वाला जो है इसको आप ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इधर वाला को बी माइनस ए चाहे बी इंटरसेक्शन ए डैश भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले आइए हम इसको देखते हैं, है ना। ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहां पर मैच करिए। आइए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, हमको इसको जानना है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्वेश्चन में हमको पहले ही लेकर के दे दिया है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये पहला ही कह दिया कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब है कि ये लिखने का अधिकार हमको है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये लिखने का हमको अधिकार है। ये पहला ही क्वेश्चन हमारा जो है कॉन्सेप्ट, उसमें यह कह दिया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये हम लिख सकते हैं। तो वो लिख दिए हैं। अब आइए ए इंटरसेक्शन बी डैश, थोड़ा ढूंढिए ए इंटरसेक्शन बी डैश कहां है। यही ना है ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ये वाला ए इंटरसेक्शन बी डैश है। इस पूरे ए में से इट मींस पी ए में से ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी घटा दें, ए इंटरसेक्शन बी घटा दें तो हमको इधर वाला बच जाएगा। या समझ लीजिए, पूरे में से ये बीच व्हाइट पोर्शन ये वाला घटा दें तो इधर वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही हम लिख दिए हैं। पी ए चलिए ऐसा ही रहने दीजिए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के बदले तभी अभी पढ़े हैं पी ए इंटू पी बी। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए पी ए, तो अंदर बच गया 1 माइनस पी बी। अब इसको देखिए, आपको पता है कि 1 माइनस पी बी डैश लिखाएगा, बेसिक
कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाइए, ये पी बी डैश। अब आप गौर करिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए इंटू पी बी डैश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं ना, इसलिए ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बात तो अब हम लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह बी माइनस ए वाले को प्रूफ कर सकते हैं सेम तरीके से, और ए डैश बी डैश वाला पर हम आते हैं। तो थोड़ा आइए ए डैश बी डैश पर के बारे में हम बताते हैं कैसे ये प्रूफ होता है ए डैश एंड बी डैश का। तो सबसे पहले आप यहां थोड़ा सा इसको समझिए। सबसे पहले आपको समझना है एक छोटा सा नोट। क्या नोट है सो देखिए, कहता है इफ ए एंड बी आर independent events, are independent events, then P A यूनियन B बराबर, यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ऐसी स्थिति में P A यूनियन B बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, तो आइए देखते हैं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, हर स्थिति में नहीं वैलिड है। तो देखिए, सिंस हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो फॉर्मूला है ये हर स्थिति में वैलिड है, हर स्थिति में, हमेशा के लिए ये सही फॉर्मूला है, ऑलवेज के लिए, हमेशा, है ना। अब इससे हमको यहां पहुंचना है, तो चलिए इस पी ए को अभी छोड़ देते हैं, पी बी भी ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट कह दिया तो इसके बदले क्या पी ए इंटू पी बी लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, पी ए इंटू पी बी। ये पी ए को रहने देते हैं, इसमें कितना कॉमन आएगा, पी बी, तो पी बी कॉमन आएगा तो बचेगा 1 माइनस पी ए, ध्यान दीजिए। चलिए ये पी ए रहने दिए अभी हम, पी बी भी ठीक है, और इसको देखिए 1 माइनस पी ए, इसके बदले आप जानते हैं कि पी ए डैश होता है। अगर हम इस पी ए के बदले 1 माइनस पी ए डैश लिख दें, अब प्लस ये पी बी वैसा ही रहने दें और पी ए डैश भी वैसा ही रहने दें, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, इसको देखिए आप लोग, ठीक ना। इसका कॉमन यहां तो 1 ऐसा ही रह गया, इस दोनों में पी ए डैश कॉमन आया, तो पी ए डैश अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी कितना लिखाएगा, 1 माइनस पी बी डैश लिखाएगा। तो अब मिलाइए कि 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश आया कि नहीं आया, ये प्रूव हो गया। और इसी का सहारा लेकर के हम चाहें तो उधर जो पी ए डैश और बी डैश को हमको दिखाना है इंडिपेंडेंट, उसको हम दिखा सकते हैं। तो आज इस कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम इतना आपको बताए हैं। जनरली हम 1 घंटा का वीडियो बनाना पसंद है, 1 घंटा का वीडियो ठीक से अपलोड हो जाता है, इसीलिए। तो अभी अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज हम इसको यहाँ तक छोड़ते हैं, ये जो प्रूफ किए हैं यहाँ तक हम इसको छोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अभी और भी कई बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर आएंगे, जो कि वेज थ्योरम का बेस है, वेज थ्योरम का बेस है, आधार है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उससे अक्सर क्वेश्चन रहता है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। तो बहुत कम ही प्रोबेबिलिटी में बच गया है, बहुत कम बच गया है। 2 से 3 क्लास, 2-3 घंटा का क्लास और हम अपलोड करेंगे तो आपका पूरा तरह से प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसके कॉन्सेप्ट को
खूब अच्छे से समझने का कोशिश करिए, मेन इसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए, ढंग से कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो तब हम प्रॉब्लम आपको बताएंगे तो आप प्रॉब्लम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। इस पर आधारित हम प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवाएंगे। अगला वीडियो जब डालेंगे तो इस पर आधारित प्रॉब्लम का वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपको यह कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कई बार इसको देखिएगा। इसके जब भी आप वीडियो देखिए तो एक नोट बुक लेकर के बैठिए, कॉपी लेकर के बैठिए और उसमें इसको अच्छे से नोट कीजिए और उसको आप लर्न कीजिए और समझिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना आप भूलें नहीं और शेयर करना आप भूलें नहीं।